सर। नमस्कार नमस्कार। जी जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बोलिए। उसमें इंटरनल जो 30 है दोनों मिला के है, हम्म। कंबाइंड है, बता दें? नहीं कंबाइंड नहीं, अलग अलग बता दीजिए उनको। कहीं है क्या आपको मैं दिया हूँ उसी में अच्छा है। उसी में है। है आप देखिए ध्यान से फोल्डर फोल्डर में, जो खोलेंगे तो आपको दिखाई देगा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। और आज हमारा 8वां लेक्चर होगा मेरे ख्याल से। और अभी हम लोग शुरुआत में डिफिनेशंस को ही कवर कर रहे हैं। ठीक है। और ये चलेगा, थोड़ा सा टेक्निकल जरूर है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। और ये आने वाला आप लोगों का जो लिटिगेशंस में जो लोग विश्वास रखते हैं, ठीक है, ये उसका भविष्य है ये आप लोगों का। तो इस लॉ को अच्छे से पढ़िएगा, इससे आपको काफी बिजनेस ईमेल लगेंगे। तो मैं हम लोग जो पढ़ने की प्रयास कर रहे थे, तो उसमें हम लोग ये समझने की प्रयास कर रहे थे कि बताएं क्या प्रयास कर रहे थे। कौन सा डिफिनेशन पढ़ रहे थे? Sir, acquisition section 2A. सेक्शन 2A एक्यूसेशन पढ़ रहे थे। ठीक है। और एक्यूसेशन में लास्ट हमने क्या कवर किया था? Sir, control का definition मतलब meaning बता रहे थे sir आप अच्छा। control refers to majority voting control and the power of a person to secure by means of shares or voting powers. The affairs of the company are conducted in accordance with his wishes, and it means the ability to determine the constitution of the board of directors. करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
ये सब तो हो गया था। एक्विजिशन ये भी मैं बता चुका था आपको कि एक्विजिशन मे बी द डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये भी बता दिया था कि कब एक्विजिशन जो है वो डायरेक्ट होता है, बता दिया था। एक्विजिशन का ये भी मतलब होता है एग्रीइंग टू एक्वायर, ये भी बता दिया था। ठीक है, अब आगे आ गया था कंट्रोल, क्योंकि जो डेफिनेशंस था, डेफिनेशंस में एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है कंट्रोल। तो अब सवाल यह होता है कि कंट्रोल का क्या मतलब होता है। तो कंट्रोल ने मैंने आपको ये बताया कि कंट्रोल का मतलब होता है पोजीशन, और फिर वो चाहे डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। किस बात का पोजीशन? पावर का पोजीशन। किस चीज के लिए? क्यों? टू डायरेक्ट और काज द डायरेक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट को और उसकी पॉलिसी को या तो स्वयं निर्देशित करें, अगर स्वयं नहीं करता है कोई बात नहीं, बैठे बैठे किसी दूसरे से निर्देशित करवाए। ठीक है, ऑफ एन एंटरप्राइजेज थ्रू ओनरशिप। अब वो कैसे करता है, क्या माध्यम क्या रहता है इस तरीके के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंट्रोल का? तो वो होता है ओनरशिप ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज, और अदरवाइज द रिलेशनशिप whereby one enterprises possess the power to choose at best a majority of the member of the board of director of another enterprises। यहां तक बात क्लियर हो गई थी, हो गई थी। अब आगे की बात, जब मैंने कहा कि कंट्रोल डायरेक्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है? कब कंट्रोल डायरेक्ट होता है? जब इंटरप्राइजेस जो होता है इट कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, और जब मैं कहता हूं कि ये कंट्रोल इज इनडायरेक्ट, तो ये इनडायरेक्ट कब होता है? व्हेन इट इज इन द पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द बोर्ड्स डिसीजन बाय डोमिनेटिंग द मीटिंग। ठीक है ना, प्रभाव छोड़ता है इस तरीके के प्रभाव कि बोर्ड ऑफ डिसीजन जो है, बोर्ड्स की जो डिसीजंस हैं उस पे उसका जो प्रभाव है वो हावी हो जाता है। तो इस तरीके से कंट्रोल को ब्रॉडली रूप से कहा जा सकता है कि टू मेजॉरिटी वोटिंग कंट्रोल द पावर ऑफ पर्सन टू सिक्योर बाय मींस ऑफ शेयर या वोटिंग पावर दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विथ हिज विशेस। तो ब्रॉडली रूप से कंट्रोल को आप कह सकते हैं क्या है कि इट इज अ वोटिंग कंट्रोल। वोटिंग कंट्रोल मीन्स द पावर ऑफ ए पर्सन टू सिक्योर बाय मीन्स ऑफ शेयर और वोटिंग पावर दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू हिज विशेस। इसका मतलब होता है कि टू एबिलिटी टू डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंट्रोल कब एक्वायर्ड कर लिया जाता है? हम एक्विजिशन का मतलब समझने के प्रयास कर रहे थे, तो उसी कड़ी में कंट्रोल इज एक्वायर्ड व्हेन enterprises gain the ability to affect the strategic decision of another। ठीक है, जब कोई एंटरप्राइजेज जो है वो क्षमता को गेन कर लेती है, वैसी क्षमता जो किसी दूसरे एंटरप्राइजेस के स्ट्रेटेजिक डिसीजन पर प्रभाव डालने लगती है। अब ये एक प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस क्या होता है? स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लानिंग। ठीक है, तो और स्ट्रेटेजिक डिसीजंस का मतलब फिर ये हुआ कि उस दूसरे इंटरप्राइजेस किस तरीके से अपने प्लान को बनाता है। ठीक है,
तो कंपनियां अपने आप को मार्केट में सरवाइव करने के लिए हर रोज एक नया नया प्लान डिजाइन करती हैं, बनाती हैं, उसको एक्सिक्यूट करने का कोशिश करती हैं और अपने उस प्लान में तमाम तरीके की कंसीडरेशन को इंक्लूड करती हैं, कुछ कंसीडरेशन को एक्सक्लूड करती हैं। न जाने कौन सा प्लानिंग उस पहले वाले एक्विजिशन को ज्यादा सूट करता है, उस प्लानिंग को अनचाहे मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रूप से प्रभाव में डाला जा सकता है। तो और ये जो कंट्रोल है, इट शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय राइट्स और कॉन्ट्रैक्ट और एनी अदर मीन्स। राइट्स या कॉन्ट्रैक्ट या दूसरे अन्य तरीके से विच कन्फर्स decisive influence on decisions of the enterprises या the possibility of exercising decisive influence by ownership or the right to use all or part of the assets of the enterprises। ठीक है। दूसरी बात ये कि the one is controlled over management which means participation in the management। जब ये कहा जाता है कि कोई चीज जो है वो कोई इंटरप्राइजेस कंट्रोल करता है मैनेजमेंट को, तो इसका मतलब ये होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है, मतलब उसके एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा होता है अन्यथा तरीके से। और मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन जो होता है, वन इज बाय पार्टिसिपेटिंग इनटू द मैनेजमेंट एंड अनदर इज बाय कंट्रोलिंग ओवर द एसेट्स। ठीक है। तो दो तरीका है कंट्रोल को, एक तो मैनेजमेंट में खुद पार्टिसिपेट करे, दूसरा तरीका यह है कि उसके एसेट्स को वो नियंत्रित करे। और एक बहुत अच्छा आपको किसी ऑथर्स का लिखा हुआ कुछ बातें हैं जो यहाँ काफी तर्क संगत है, आप लोगों से शेयर करना। इकोनॉमिक डिपेंडेंस में sometime lead to control on a de facto basis। For example, very long-term supply agreement or credit provided by supplier or customer coupled with structural link confer decisive influence। और ये जो मैं आप लोगों को जो शेयर कर रहा हूं, यू ऐसा वैसा कोई नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है जिसको कि एक ऑथर ने अपने किताब में लिखा है कि इकोनॉमिक निर्भरता जो है वो जो कंट्रोल को समटाइम्स जो है वो कंट्रोल करती है डी फैक्टो बेसिस पर, डी यूरो बेसिस पर नहीं, डी फैक्टो बेसिस पर। समटाइम्स मतलब मेनी ए टाइम्स it control on a de jure basis, but sometimes it is also possible that this economic dependence may be controlled by the de facto basis। For example, very long term supply agreement or credits provided by supplier or customers coupled with structural link, ये जो होता है ये डिसाइसिव इन्फ्लुएंस को पैदा करता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये लिंक की बात कैसे हो रहा है, ये लिंक क्या है? तो अब ये जानिए कि इट इज अ लिंक बिटवीन द पार्टी दैट फैसिलिटेट द कलूशन, टैसिट
और एक्सप्लिसिट बिटवीन द ये जो कलूशन है, ये कलूशन टैसिट हो या एक्सप्लिसिट हो, उससे कोई मायने नहीं रखता, लेकिन यही लिंक जो है ये कलूजन को जो है फैसिलिटेट करने का काम करती है। और ये माने नहीं रखता कि ये जो लिंक है वो प्योरली इकोनॉमिक ही हो। तो इट डज नॉट मैटर वेदर द लिंक आर प्योरली इकोनॉमिक and provided by the market structure or structure provided by contract or license between the undertaking or shareholding with one of the undertaking has in another. ठीक है, कहने का मतलब यहां पर यह हुआ कि ये जो कलूजन है वो डी जीरो ना होकर के वो डिफेक्टो भी हो सकता है, ये टैसिट भी हो सकता है और एक्सप्लिसिट भी हो सकता है। और जो कलूजन के पीछे काम करने वाला जो लिंक है वो जरूरी नहीं कि वो इकोनॉमिक ही हो। और केवल यही 2 पॉइंट्स ही उस पर विचार किए जाए, मतलब एक इस तरीके का भी लिंक हो सकता है कलूजन के पहले, कलूजन के बैकग्राउंड में, जो ये भी ना हो और ये भी ना हो, माने कोई तीसरा हो। मार्केट स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय कॉन्ट्रैक्ट और लाइसेंस बिटवीन द अंडरटेकिंग, इट इज नॉट नेसेसरी दैट, it is also not necessary that there should be the shareholding with which one of the undertaking has in another. So other than these two, there may be some other kinds of the link, and that link need not necessarily be economic. It may be the other than economic. And further, that link, it is not that link should be explicit. It may be the tacit. After all, we are dealing with the collusion in the negative sense, and where a persons have a fear that he will be put in iron if everything will become explicit, then he will never try to do any act in an explicit manner. He will try to do everything which he wants so to do, but in an implicit manner. Let's the other find that by what manner he is conducting his business. Let's the other. But no, here is with us the competitions law, and competitions law know that the parties involved herein behind the collusion, they have a motive to illegally take the benefits, and therefore the law is designed in such a manner to include all those perspectives within the purview or within the consideration. Okay, तो ये तो हुआ आपका एक डिफिनेशन जिसमें आप लोग ये जानने का प्रयास किए कि क्या होता है एक्यूसेशन। अब हम दूसरे डिफिनेशंस पर आते हैं। दूसरा डिफिनेशन है एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट डिफाइंड है सेक्शन 2B में, और ये डिफिनेशंस कहता है कि एग्रीमेंट इंक्लूड एनी अरेंजमेंट, इंक्रीमेंट इंक्लूड एनी अरेंजमेंट, मार्क कीजिएगा अरेंजमेंट, और अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन कंसर्ट, तीन चीज है। अरेंजमेंट,
अंडरटेकिंग एक्शन इन कंसर्ट। और फिर उसके बाद में ये बात कही गई है कि वेदर आर नॉट सच अरेंजमेंट अंडरस्टैंडिंग और एक्शन, एक्शन मीन्स एक्शन इन कंसर्ट इज फॉर्मल और इन राइटिंग। फिर चाहे ये सब चीजें फॉर्मल हो या राइटिंग में हो, ये माने नहीं रखता। फर्दर अब ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर दो चीज है, इसको एक साथ मत मर्ज कीजिएगा कि फॉर्मल और राइटिंग। फॉर्मल इज वन थिंग एंड राइटिंग इज अनदर थिंग। मेनी ए टाइम्स कोई अगर कोई डीड बनता है तो वो राइटिंग में हो, तो जरूरी नहीं है कि वो राइटिंग में है तो वो फॉर्मल भी है, और कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज फॉर्मल है वो राइटिंग में भी हो। ठीक है। दूसरी बात, वेद ये भी माने नहीं रखता वेदर और नॉट सच एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इज इंटेंडेड टू बी इन्फोर्सिएबल बाय लीगल प्रोसीडिंग्स। जो इस तरीके के अरेंजमेंट है, अंडरस्टैंडिंग है और जो एक्शन है, जरूरी नहीं है कि ये आशायित है कि इसको किसी लीगल प्रोसीडिंग के द्वारा इन्फोर्सिएबल किया जाए। ठीक है। तो मतलब ये है कि लोग आपस में मिलकर के इस तरीके के एग्रीमेंट कर सकते हैं, ये समझते हुए कि वो इन्फोर्सेबल जो है, उसको इन्फोर्सेबल हो चाहे ना, उससे कोई मतलब नहीं रखता। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा एग्रीमेंट करने से फायदा क्या कि जो इन्फोर्सेबल ना हो। ठीक है। अगर वो चीज इन्फोर्सेबल हो जाएगा तो कई सारी उसकी मनसाएं जो है वो प्रकट होने लगेंगी किसी इंटरप्राइजेस की। तो वो नहीं चाहता कि वो समटाइम्स क्योंकि अपने उस मनसा को एक्सप्लिसिट होने दे, क्योंकि उसके एक्सप्लिसिट होने से उसको बहुत सारे दूसरे प्रकार के डैमेजेस हो सकते हैं, या प्रोस्पेक्टिव लाभ जो होने वाला है वो प्रोस्पेक्टिव लाभ उसको ना हो। तो वो बैक सीट ड्राइविंग करता है। वो चाहता भी है कि वो उसका काम हो जाए, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि यार उसको किसी तरीके से लीगल प्रोसीडिंग्स के जरिए जो है वो इन्फोर्स करा करके वो काम हो। ऐसे ही हो जाए, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक, इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो कंपटीशन एक्ट 2002 जो है, इट प्रोहिबिट एनी एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्टेज, एक्विजिशन और कंट्रोल ऑफ गुड्स or provision of services which cause or is likely to cause an appreciable adverse effect on the competitions within the India। ये कुछ बात है जो आपको मैं बैठाना चाहता हूं इस पर चर्चा करने से पहले, कि पहले आप एक चीज समझ लीजिए कि जो कंपटीशन एक्ट है वो क्या क्या प्रोहिबिट करता है। कि कोई एग्रीमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, शॉर्टेज, एक्विजिशन, कंट्रोल ऑफ गुड्स और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज, तो ऐसे सारे एग्रीमेंट को जो कि प्रोडक्शन से संबंधित हो, सप्लाई से संबंधित हो, डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह वगैरह से संबंधित हो, और जो भारत में इंटरप्राइजेस के बीच में जो कंपटीशंस हैं उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हुआ हो, तो ऐसा एग्रीमेंट कंपटीशन एक्ट 2002 जो है वो उसको प्रोहिबिट करता है। तो ये एक ज्ञान की बातें हैं। तो इससे क्या होगा, इसका इस ज्ञान का मतलब आगे अभी अब ऐसे समझिए। लेकिन अगर आप एग्जामिन करेंगे कि वेदर देयर इज इन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी इन कंट्रावेंशन टू सेक्शन 3, इट इज नेसेसरी टू ascertain वेदर देयर इज इन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी। ठीक है। मैंने कहा
this type of the agreement is prohibited as per the Competitions Act 2002. Now the question is, सबसे पहला सवाल कि भैया वो तो ठीक है, क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट जो बिटवीन द पार्टीज जो कि ये सब सेक्शन 3 में दिया गया है कोई कंट्रावेन करता है भी कि नहीं? तो डिफाइनिंग द एग्रीमेंट इज अनदर थिंग, बट लेट अस फर्स्ट टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एग्जिस्ट एनी टाइप ऑफ द एग्रीमेंट. Finding the agreement is a challenge. क्योंकि एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट जो है जल्दी मिलता नहीं है पार्टीज के बीच में कंपटीशन एक्ट में. ठीक है, तो ये जरूरी है फिर देयरफॉर कि टू फाइंड आउट टू एसर्टेन कि वेदर देयर इज एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टीज और नॉट. तो इसके लिए फिर इस बात को ध्यान में रखते हुए फिर एग्रीमेंट को इस तरीके से कंपटीशन एक्ट में डिफाइन किया गया है इंक्लूसिव फैशन में. इंक्लूसिव फैशन में माने ये एक्सक्लूसिव फैशन में नहीं, इंक्लूसिव फैशन में कि इसमें ये चीज सम्मिलित है. कैसे, वो बाद में देखेंगे. और इस इंक्लूसिव फैशन में जब हम इसको एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया यहां पर, तो फिर आप देखेंगे कि इट हैज अ वाइडर कॉनोटेशन इन कंपैरिजन टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो इसका जो अर्थ है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया एग्रीमेंट को, उसमें जो मतलब निकलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, उससे ज्यादा मतलब आपका यहां निकलेगा. कैसे? क्योंकि ये देखेंगे इट इंक्लूड एनी अरेंजमेंट, एनी अंडरस्टैंडिंग एंड एनी एक्शन इन टॉर्ट. अब ये देखिए ना, ये अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग और एक्शन इन टॉर्ट, क्या ये शब्द जो हैं एग्रीमेंट को डिफाइन करते समय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको मिलेगा? नहीं मिलेगा. एंड एज पर द सेक्शन 2B, agreement in question need not be formal in writing and no express sanction or enforcement measure are required to be involved. तो ये तो चीजें तो हैं ही हैं, साथ साथ में ये भी है कि एग्रीमेंट जो है जरूरी नहीं कि फॉर्मल हो, जरूरी नहीं कि राइटिंग में हो. ठीक है, कोई एक्सप्रेस सैंक्शन हो ये भी जरूरी नहीं. एक्सप्रेस सैंक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट में क्या मतलब होता है एग्रीमेंट में? जनरली हम एक एग्रीमेंट करते हैं तो उसमें सैंक्शंस खुद ही पार्टी जो है वो तय कर लेती हैं कि अगर कोई पार्टी अगर परफॉर्मेंस नहीं करता है तो फिर वो दूसरे पार्टी के प्रति अगर हुए हुए लॉस के लिए वो लायबल होगा, और ये लॉस जो है ये वगैरह वगैरह इतना इतना हो सकता है, या अन्य वो चीजें जिसपे की पार्टी सहमत हो वो चीजें हो सकती है. तो उसको कहते हैं सैंक्शन. तो ये जो एक्सपेक्ट एग्रीमेंट है आपका टू सेक्शन 2B में, इसमें यह कर दिया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि इसमें सैंक्शन हो ही एक्सप्रेसली रूप से. और वहां कहा गया है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कि एक कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ. ठीक है, और यहां क्या है कि नो एक्सप्रेस सैंक्शन या इन्फोर्समेंट मेजर आर रिक्वायर्ड टू बी इन्वॉल्व. माने इन्फोर्समेंट मेजर क्या होगा, किस तरीके से जो इस तरीके के एग्रीमेंट जो है उसको इन्फोर्स किए जा सकेंगी, इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फॉलो अप करना होगा, ये भी जरूरी नहीं है. दूसरे शब्दों में कहा जाए तो देयर इज ए नो नीड फॉर एन एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट. कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट हो. और इस तरीके से
जो एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट जो है कैन बी इन्फर्ड, इसको समझ लिया जाता है, इसको मान लिया जाता है फ्रॉम द इंटेंशन एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टीज। पार्टीज का आशय क्या था, उनका इंटेंशन क्या था, पार्टीज का मोटिव क्या था, उनका ऑब्जेक्टिव्स क्या था एग्रीमेंट करने के पीछे में, केवल उसी को समझ करके अनुमान लगा लिया जाता है कंपटीशन एक्ट में कि हां पार्टीज के बीच में ऐसी कोई एग्रीमेंट है। तो दिस इज बिकॉज, ये क्यों, एक केस लॉ में कंपटीशन मतलब जो है किसी दूसरे देश की बता रहा हूं, तो वहां एक जज साहब ने इस चीज को मार्क किया अपने जजमेंट में कि ये क्यों होता है। तो उन्होंने बताया कि इन केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी की मैटर में प्रूफ ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट मे नॉट बी अवेलेबल एंड मे बी स्टेब्लिश्ड बाय सर्कमस्टांशियल एविडेंस ओनली। तो फॉर्मल एग्रीमेंट कॉन्स्पिरेसी के केस में जरूरी नहीं कि अवेलेबल हो, और कॉन्स्पिरेसी का इन्फ्रेंस जो है वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के द्वारा ही लगाया जा सकता है ऐसे मामलों में। तो कॉन्करेंस ऑफ द पार्टीज, पार्टीज की जो सहमति है, उनका किसी पॉइंट पर एक मतता जो है, तब जो है वो कलेक्ट की जा सकेंगी, वो समझी जा सकेंगी कहां से, कैसे, देयर थ्रू देयर कॉमन, थ्रू अंडरस्टैंडिंग देयर कॉमन मोटिव, थ्रू अंडरस्टैंडिंग देयर कंसर्टेड एक्ट। तो उनकी जो कॉमन मोटिव क्या है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्या है, और उनका जो कंसर्टेड कंडक्ट है, उसको देख करके यह अनुमान लगा लिया जाता है। तो दिस हियर इज, यहां पर क्या है कि ये भी कुछ वैसा ही केसेस हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं कि एग्रीमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द पार्टी हैव रीच्ड कंसेंसस even in broad term as to line of their mutual action or abstention from action in the market। तो कंपटीशन एक्ट के अंतर्गत में ये समझा जा सकता है कि एग्रीमेंट जो होता है पार्टीज के बीच में है, इट इज एग्जिस्ट, जब पार्टीज जो हैं किसी सहमति पे पहुंचते हैं, भले ही वो सहमति जो है किसी पर्टिकुलर रिफाइंड टर्म में ना होकर के एक ब्रॉड टर्म में ही क्यों ना हो, मैंने मोटे मोटे तौर पे जो है एक दो पार्टीज मिलकर के सहमत हो गए हो, है ना। अगेन एग्रीमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन द पार्टीज हैव रीच्ड द कंसेंसस एज टू लाइन ऑफ देयर म्यूचुअल एक्शन, कि उनका जो म्यूचुअल एक्शन होगा उनकी लेंथ और लाइंथ क्या होगा। अगर इस बात पे भी अगर वो सहमत हो गए, मान लिया जाएगा कि एग्रीमेंट है। क्या वो मार्केट में करेंगे म्यूचुअली रूप से, या क्या वो मार्केट में म्यूचुअली रूप से नहीं करेंगे, बचेंगे करने से। अगर मोटा मोटी तौर पर अगर इस बात पे भी सहमत है तो भी ये समझा जाएगा कि हाँ एग्रीमेंट है। तो आप देखिए ना, यहां पर आपको अंदाज लग गया होगा कि हाउ दिस टर्म एग्रीमेंट इज डिफाइंड इन द कंपटीशन एक्ट
एंड यू विल फाइंड दैट इट इज अ वाइड, इट है ना, तो एग्रीमेंट जो है इट हैज इट्स वाइड कोनोटेशंस, और ये डिफरेंट डिफरेंट कई चीजों को ये इंक्लूड करता चला जाता है, जो कि नॉर्मली आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उस चीजों को विचार नहीं करते। तो इट में इन्वॉल्व ज्वाइंट डिसीजन मेकिंग एंड कमिटमेंट टू कॉमन स्कीम। तो एक ज्वाइंट डिसीजन एक एग्रीमेंट में सम्मिलित हो सकता है, तो एक एग्रीमेंट में ज्वाइंट डिसीजन हो सकता है, मेकिंग एंड कमिटमेंट टू कॉमन स्कीम, कोई एक कॉमन स्कीम है, कोई स्कीम है जो कॉमन हो दोनों के लिए, और दोनों इंटरप्राइजेज जो हैं उस कॉमन स्कीम के कमिटमेंट के प्रति जो है सहमत हैं, ये भी एग्रीमेंट का दायरे में आ जाता है। तो प्रूफ ऑफ कंसेंसस बिटवीन द पार्टीज कंसर्न or the meeting of mind or concurrence of will is enough to conclude the existence of an agreement, and the form in which such concurrence is manifested is unimportant। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कंसेंसस बिटवीन द पार्टीज, उसकी जो सबूत है ना, या जो चाहत है, जो इच्छा है, उसकी कॉन्करेंस, ये अपने आप में पर्याप्त है इस बात को साबित करने के लिए कि हाँ, ऐसा कोई एग्रीमेंट है पार्टीज के बीच में जो कि सेक्शन 3 के अगेंस्ट में है, और ये जो कॉन्करेंस का जो फॉर्म है कि भैया कॉन्करेंस किस प्रकार का था, कैसा था, कब हुआ था, है ना, तो इसका जो फॉर्म है इट इज इमेटेरियल, ये माने नहीं रखता है। ठीक है, तो यू वुड नॉट टू प्रूफ that what is the form of the such type of the consensus. If the consensus is there, if the parties has concurrence of the will, then it is enough that yes, there is an agreement between the parties। Now come to the points, another बात पर हम फोकस करते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन ऑफ ज्वाइंट इंटेंशन बाय अंडरटेकिंग इन क्वेश्चन टू कंडक्ट देमसेल्फ इन द मार्केट इन अ पर्टिकुलर वे इज एनफ टू कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट। इसको दूसरे शब्दों में भी ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि जो ज्वाइंट इंटेंशन का जो एक्सप्रेशन है, जो अंडरटेकिंग्स के द्वारा लिया जाता है कि वो जो अंडरटेकिंग्स है मार्केट में इस तरीके से बिहेव करेंगे, है ना, ये अपने आप में काफी है। एक्सप्रेशन ऑफ ज्वाइंट इंटेंशन, अब ये देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट में आप अगर इसको मतलब निकालते चले जाएंगे तो ये भी सम्मिलित है कि अगर दो अंडरटेकिंग्स मिल करके अगर कोई मार्केट में कैसे बिहेव करेंगे, कैसे नहीं बिहेव करेंगे, इस तरीके को लेकर के एक ज्वाइंट स्टेटमेंट देते हैं। अब वो ज्वाइंट स्टेटमेंट जो है वो आपका किसी अखबार वगैरह में छप जाता है, तो वो ज्वाइंट स्टेटमेंट अपने आप में प्रूफ है क्या? मान लिया जाएगा। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि भैया वो आपने जो ज्वाइंट इंटेंशन जो आपने जो बोला था, आप लोग ज्वाइंटली रूप से जो अपनी बातों को एक सभा में या सेमिनार में या कॉन्फ्रेंस में अपनी जो बात कही थी, अपनी अपनी आशय आप लोग जो मिलकर कहे थे, उसका कोई लिखित रूप से एग्रीमेंट है क्या?
नहीं जरूरत है उसकी, कोई जरूरत नहीं है। इसी को मान लिया जाएगा कि हाँ ये एग्रीमेंट कंस्टिट्यूट करता है। नेशनल सोसाइटी ऑफ प्रोफेशनल इंजीनियर्स वर्सेस यूएसए, इसमें यह कहा गया कि एक कैनन ऑफ इथिक्स by an association for its member to follow was an agreement among them. कैनन, कैनन मतलब होता है डॉक्ट्रीन, प्रिंसिपल, इसी को आप प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इथिक्स का प्रिंसिपल्स या कैनन का प्रिंसिपल्स, कैनन ऑफ एथिक्स, ये जो है किसी जो है ना ऑफ एसोसिएशंस फॉर इट्स मेंबर टू फॉलो, दैट वाज एन एग्रीमेंट अमंग देम। अब भारत में आप देखते होंगे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का एक ग्रुप है भारत में, मतलब इस तरीके की प्रोफेशनल्स के लिए अलग अलग सोसाइटीज हैं, डॉक्टर्स के लिए है, बार काउंसिल्स की अलग है, इसी तरीके से सीए वालों का है, इसी तरीके से सीएस वालों का भी है। तो दे आर प्रोफेशनल्स, इसी तरीके से और भी हो सकते हैं मार्केट में। और इन्होंने कैनन ऑफ इथिक्स, मतलब ये एसोसिएशन और उसमें जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं उस एसोसिएशन में, उनके लिए एक तरीके का इथिक्स निकाल दिया। और वो इथिक्स में इस तरीके की कुछ बातें हैं जो कि मार्केट की जो मोनोपोली है उसको वो बढ़ावा देते, मार्केट में मोनोपोली की बढ़ावा देते, मोनोपोली को बढ़ावा देते हैं और कंपटीशन को रिड्यूस करते हैं। तो इस तरीके का कैनन ऑफ इथिक्स मान लिया जाएगा कि दे आर, ये जो है दे आर एग्रीमेंट। Agreement can also said to exist where one party manifests its wish to achieve an anti-competitive goal and other party tacitly accept that। देखिए, तब भी एग्जिस्ट करता है एग्रीमेंट जब कोई एक पार्टी अपनी आकांक्षाओं को उजागर करता है कि वो कोई एंटी कॉम्पिटिटिव उद्देश्य से वो काम करेगा, उसको पाना चाहेगा, एंटी कॉम्पिटिटिव उद्देश्य को प्राप्त करना चाहेगा, और जो दूसरा पार्टी है उसको चुपचाप से स्वीकार करता है, चुपचाप से, टैसिटली। द बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, हाउएवर, टू प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट विल ऑलवेज बी ऑन द कंपटीशन कमीशन। तो ये साबित करने का भार किसके ऊपर में होगा कि साहब इस तरीके के एग्रीमेंट है। तो कंपटीशन एक्ट के अनुसार ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ है इनिशियली जो है वो हमेशा कमीशन के पास में ही होगा। माने कमीशन के, समझ लीजिए कि कमीशन के पास कितना चैलेंजिंग काम है ना। चैलेंजिंग काम तो पहला यहीं से शुरू हो जाता है कि भैया पहले तो ये तो आइडेंटिफाई करो कि कोई एग्रीमेंट है कि भी नहीं, और एग्रीमेंट है तो फिर वो एंटी कॉम्पिटिटिव है कि नहीं। तो चैलेंज इज विथ कमीशन एंड द कमीशन हैज टू प्रूव द एग्रीमेंट। और कमीशन को प्रूव करना होगा, अंडरस्टैंडिंग को प्रूव करना होगा, अरेंजमेंट को प्रूव करना होगा, कंसर्टेड एक्शन को प्रूव करना होगा बिटवीन द पार्टीज on the basis of the direct or indirect, direct or circumstantial evidences. And therefore, the Competition Commission has to prove such that there is a agreement or understanding or arrangement or concerted action between the parties, and
the evidences है, therefore which the Competition Commission can relied upon. It may be the direct or it may be the indirect, but generally direct evidence is not available, and therefore many a times a Competition Commission has to look for the circumstantial evidences, and circumstantial evidences relied by authority means Competition Commission. इट इंक्लूड्स, तो जब सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात कर रहा हूं तो वो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में क्या क्या सम्मिलित हो सकती है? बिहेवियर ऑफ द पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, मार्केट ट्रेंड्स and evidences of the communication among the participants. This may be the है ना, सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो सकती है, दिस में भी, बट दिस इज नॉट द एंड। इससे और ने भी कुछ दूसरे भी चीजें हो सकती हैं। जनरली ये बिहेवियर पार्टिसिपेंट्स का मार्केट में क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है। ट्रेंड माने उसका एक एग्जांपल मैं आपको देख सकता हूं कि इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस, बट मार्केट ट्रेंड केवल इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस ही नहीं होता, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस में यह भी हो सकता है कि पार्टीज के बीच में जो पार्टिसिपेंट्स हैं, पार्टीज के बीच में क्या क्या कम्युनिकेशंस हुई। ठीक है, तो इसमें गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो फिजिकल मीटिंग होती है, इट इज नॉट मस्ट, ये जरूरी नहीं है कि वहां हो ही फॉर एग्रीमेंट टू रीच, एंड इंस्टांसेस लाइक exchange of letter or telephone calls may suffice it if a consensus is arrived at to an action each party will or will not take places। ठीक है, तो फिजिकल मीटिंग हो हर एग्रीमेंट के पीछे, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ लेटर है, टेलीफोन कॉल है, या अन्य कोई दूसरा प्रकार का कोई चीजें है, ये अपने आप में पर्याप्त है इस बात को साबित करने के लिए कि हाँ, दोनों पार्टीज जो हैं वो किसी बात पर सहमत हुए थे, वो बात फिर इस तरीके से एग्रीमेंट हो गई, और वो जो एग्रीमेंट है वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट है, जिसको कि सेक्शन 3 ऑफ द कंपटीशन एक्ट प्रोहिबिट्स। ठीक है, चलिए, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, हेलो, आप लोग हैं क्लास में? थैंक यू। थैंक यू।